फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज देश की दो बड़ी फिक्र का विश्लेषण करेंगे, डेल्टा और ड्रोन की फिक्र। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने कई देशों को लॉकडाउन में जाने को फिर से मजबूर कर दिया है और भारत पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आतंकियों ने भारत में पहली बार ड्रोन हमला किया है, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया। राहत की बात यह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर टलती दिखाई दे रही है और अब ये इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक आ सकती है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट डरा तो रहा है, लेकिन देश को टीका लगाने का पर्याप्त समय भी मिल गया। इस पर्याप्त समय का आज तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर विश्लेषण करेंगे। इसी कोरोना काल में भारत के सामने आसमानी दहशत की फिक्र भी सामने खड़ी हो चुकी है। आज हम सरहद पार की इस बारूदी साजिश को परत दर परत समझाएंगे और इस नए संकट से लड़ने के लिए भारत कैसे तैयार हो रहा है, यह भी बताएंगे। आज कश्मीर से लव जिहाद की खबरें सामने आई। आरोप है कि घाटी में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया और बुजुर्गों से उनका निकाह करा दिया गया। कश्मीर में हुआ ये क्या है पूरा मामला, ये बताने के साथ साथ आज पूरे देश के गुस्से की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश की 2 बड़ी फिक्र से। एक है डेल्टा प्लस की नई लहर और दूसरी है ड्रोन के आतंकी। एक और कोरोना वायरस के नए रूप से तबाही की नई लहर आने की आशंका डरा रही है, तो दूसरी ओर आतंकवाद के वायरस का भी एक नया रूप सामने आ गया है और वो है ड्रोन, जिसे शायद आतंकवादी अपना नया हथियार बना रहे हैं, या बल्कि कहा जाए कि आतंकवादी मुल्क इसे नया आतंकवादी बना रहे हैं। एक और मेडिकल साइंस से जुड़े एक्सपर्ट्स के लिए वायरस का नया रूप चिंता और चुनौती पेश कर रहा है। दूसरी ओर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकी हमले का नया रूप यानी ड्रोन परेशान कर रहा है। ड्रोन आतंकवादियों के लिए कैसे मददगार हो सकता है और उन नापाक मंसूबों की काट क्या है, यह सब आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, कोरोना वायरस की नई नस्ल के डर की, क्योंकि जिस डेल्टा वेरिएंट से बना है उसने देश में दूसरी लहर में बेहिसाब कहर मचाया था और अब उस वायरस के नए वर्जन में देश में तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन खतरे की आशंका और अटकलों के बीच एक राहत देने वाली खबर आई। नीति आयोग और कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने यह कहा है कि डेल्टा प्लस को लेकर अब तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक डेटा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वायरस का यह नया रूप ज्यादा तेजी से फैलता है। यह अच्छी खबर है। इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट से वैक्सीन का असर कम होने की आशंका को लेकर कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है जो साबित कर सके कि इससे टीके बेअसर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि डेल्टा प्लस के डर को दरकिनार कर दिया जाए, एहतियात बरतना छोड़ दिया जाए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है और इसीलिए कुछ भी ठोस तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जिस डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन से यह बना है उसको लेकर पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि वो बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता है। इतना ही नहीं, कहा यह जाता है कि इस डेल्टा वेरिएंट का जो स्पाइक प्रोटीन है वो लंग सेल्स में बहुत तेजी से कैप्चर करता है। भारत समेत दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है ये और उसके कहर के चलते कई मुल्क दोबारा लॉकडाउन में लौटने लगे। क्या आने वाले दिनों में कोरोना और ज्यादा कहर बरपाने वाला है? क्या कोरोना के कहर से एक बार फिर दुनिया में लॉकडाउन लगने वाला है? इन सवालों को जन्म दिया है डेल्टा वेरिएंट ने, जिसने नई लहर की आशंकाओं को और डरावना आकार दे दिया है। उस डर की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। कोरोना संक्रमण को दावत देती ये भीड़ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उमड़ी। न जमीन पर और न बोट पर कहीं भी ठीक से पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना के बढ़ते प्रकोप से एक बार फिर लगे लॉकडाउन की वजह से ढाका छोड़कर जा रहे हैं।
ताकि भूखमरी के वायरस की चपेट में ना आ जाएं। लेकिन ये भीड़ इन्हें कोरोना विस्फोट की चपेट में जरूर ला सकती है। वो कोरोना विस्फोट जिसने बांग्लादेश में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी करा दी है और इसके लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का रिकॉर्ड टूट गया है। 27 जून को यहां 119 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिस डेल्टा वेरिएंट ने हिंदुस्तान में दूसरी लहर में बेहिसाब तबाही मचाई, मौत का तांडव किया, उसी डेल्टा वेरिएंट से बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मई के मुकाबले जून में कोरोना संक्रमण के केस 115% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मई में 1109 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस महीने अब तक 1512 लोग जान गंवा चुके हैं। साफ है कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के नए और घातक संस्करण की आहट दे रहा है। लिहाजा केस और मौत बढ़ने के साथ ही डर का ग्राफ बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि दुनिया में लॉकडाउन रिटर्न की आहट एक बार फिर आने लगी है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का ये रूप अब तक 85 देशों में पैर पसार चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरे का नया नाम बन चुका है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में डेल्टा वेरिएंट केस मिलने के बाद से पूरा मुल्क सहमा हुआ है। मई के मुकाबले यहां जून में 2 गुना से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लिस्बन और अलगार्वे में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कोरोना के कहर के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह बीते दिनों वैक्सीनेशन के बाद मिली ढील से बड़ी लापरवाही रही। 2 सबसे बड़ी मिसाल ऑस्ट्रेलिया और इजराइल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 22 फरवरी को कोविड टीकाकरण की शुरुआत के बाद रोजाना आ रहे नए मामलों की संख्या औसतन 10 पर सिमट गई थी, जिसके बाद विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के नियम में ढील दे दी गई। लेकिन डेल्टा वेरिएंट की दस्तक के बाद ग्रेटर सिडनी इलाकों में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा पड़ा है। मास्क हटाने की जल्दबाजी इजराइल को भी भारी पड़ी है। 15 जून को इजराइल विश्व का सबसे पहला देश बन गया था जहां पर किसी को भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन उसके बाद अचानक कोरोना के केस बढ़ने लगे और 25 जून से वहां फिर से मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। इजराइल में बिगड़ते हालात बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इजराइल में लोगों का संपूर्ण टीकाकरण हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इजराइल ने अपने देश की 60% आबादी को वैक्सीनेट किया है और इसमें से माइंड 80% से ज्यादा बुजुर्ग हैं। लेकिन मास्क से मुक्ति की जल्दबाजी ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इजराइल में सबसे ज्यादा 60% टीकाकरण हुआ, लेकिन कई देश तो 20% आबादी को टीका लगाकर अगली लहर को रोक चुके हैं। जैसे अमेरिका, यहां हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आ रही थी, लेकिन 20% आबादी को सिंगल डोज लगने के बाद अब 5 महीने हो गए हैं, उसके बाद कोई लहर नहीं आई है। फ्रांस में भी हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आ रही थी, लेकिन फरवरी में 20% टीकाकरण पूरा हुआ, उसके बाद 4 महीने हो गए हैं, अब तक नई लहर ने दस्तक नहीं दी है। इटली में दूसरी लहर 3 महीने और तीसरी लहर 4 महीने बाद आई, लेकिन 20% टीकाकरण के बाद 3 महीने हो गए हैं, केस घट रहे हैं और देश अगले महीने से मास्क फ्री हो सकता है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर हिंदुस्तान भी जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। जल्द से जल्द और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है और कोरोना के खिलाफ कवच हासिल करने की जद्दोजहद जारी है। कोरोना से जारी इस जंग में आज हिंदुस्तान ने मजबूती से एक नया रिकॉर्ड बनाया। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। देश में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी डोज तो अमेरिका में भी नहीं लगाई गई। कोरोना से जारी जंग में यह उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि अमेरिका में भारत से करीब 1 महीने पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़कर जीता जा सकता है। इसके लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है। इस हथियार को और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हिंदुस्तान को एक बड़ा मौका मिला है।
दरअसल अभी तक आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है, लेकिन अब इसके दिसंबर तक टलने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के प्रमुख NK अरोड़ा के मुताबिक ICMR की स्टडी से पता चला है कि तीसरी लहर देर से आएगी। ये दिसंबर तक टल सकती है। ऐसा होने पर देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का समय मिल जाएगा। ICMR की एक पिछले 24 घंटे में एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है क्योंकि हमारी दूसरी जो वेव थी वो काफी लोगों को उसका प्रभाव हुआ, संक्रमित हुए लोग, इसलिए तीसरी वेव आने में अभी समय है। हमारे पास लगभग 6 से 8 महीने का समय है। इस विंडो पीरियड में, इस अंतराल में अगर करीब करीब सभी लोगों को टीका लग जाए तो शायद तीसरी वेव ना आ पाए। देश में फिलहाल करीब 4% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और 15% लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक करीब 70% आबादी को वैक्सीनेट करके संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। सरकार का टारगेट दिसंबर के अंत तक इन्हीं 70% लोगों को यानी देश की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का है। देश में करीब 93 करोड़ वयस्क आबादी है। इतनी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 करोड़ डोज की जरूरत है। अभी तक देश में 32 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं, लिहाजा करीब 153 करोड़ डोज लगनी अब भी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई तक उपलब्ध डोज का आंकड़ा 51 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। उसके बाद करीब 134 करोड़ 40 लाख डोज की जरूरत होगी। इसके लिए अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ कोविड वैक्सीन की खरीद होगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस सब के बीच पूरी उम्मीद है कि तब तक देश की वयस्क आबादी जो है यानी करीब 70% आबादी को वैक्सीनेट करके वायरस के कवच हासिल कर लिया जाएगा। ये उम्मीद इसलिए भी मजबूत होती दिख रही है क्योंकि 21 जून को वैक्सीनेशन के नए राउंड की शुरुआत के बाद से वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीनेशन दोनों ने जोर पकड़ा है। वैक्सीन की कमी नहीं होने की वजह से बीते एक हफ्ते में देश में 4 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं, उतने जितने पूरी मई में नहीं लगे थे। इसीलिए अब सरकार को चाहिए कि वो वैक्सीन की सप्लाई में कोई भी कोताही ना होने दें और लोगों को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये साबित होता जा रहा है कि टीका कारगर है। यही बात मुंबई में हुए एक सर्वे में सामने आई। BMC ने 2,90,000 लोगों को चुना जो कोरोना संक्रमित हुए थे। सर्वे में पाया गया कि इनमें सिर्फ 26 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, लेकिन संक्रमण की चपेट में आ गए थे। ये सर्वे 1 जनवरी से 17 जून के बीच किया गया। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। 17 जून तक मुंबई में 40,75,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी और वैक्सीनेशन के बाद महज 0.23 लोग ही संक्रमित हुए। मतलब वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। साफ है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से ही कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़कर वायरस से बचा जा सकता है, कोरोना के खिलाफ कवच हासिल किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर हुआ है। ऐसे में आज केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने की घोषणा की। हेल्थ समेत तमाम सेक्टर को राहत पहुंचाने के साथ ही तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी भी जोर दिया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य, पर्यटन, किसान, छोटे शहर, छोटे दुकानदार सभी का पूरा ध्यान रखा है। इनमें कुछ नई योजनाएं भी शामिल हैं, वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। खासतौर से केंद्र सरकार ने 6.29 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी 5 बड़ी बातें आज आपके लिए जानना जरूरी है। कोरोना प्रभावित सेक्टर को 1.1 लाख करोड़ रुपए का लोन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का लोन, राहत पैकेज में 25 लाख छोटे दुकानदार और कारोबारियों के लिए भी लोन की व्यवस्था। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां और रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को मदद देगी। योजना के तहत ट्रैवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स 10 लाख तक और टूरिस्ट गाइड 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस पैकेज में 15,000 तक कमाने वालों को बम्पर तोहफा मिला है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की सैलरी 15,000 से कम है उनके लिए 2 साल तक प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हिस्सा सरकार जमा करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इसका फायदा 58 लाख एम्प्लॉय को मिलेगा। हालांकि इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि तीसरी लहर आने पर बच्चों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। अस्पतालों में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बेड बनाने को कहा गया है। और डेल्टा के बाद अब फिक्र ड्रोन अटैक की। क्या अब दुश्मन मुल्क ड्रोन को नया हथियार बनाने जा रहा है? क्या अब सरहद पार की लड़ाई तोप गोलों से नहीं ड्रोन से लड़ी जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 ड्रोन अटैक हुए। अगली रात भी जम्मू के मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखे गए। तो यहां सबसे मौजूद सवाल यह है कि नन्हा सा दिखने वाला ड्रोन अटैक कैसे कर सकता है और ड्रोन अटैक का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, ड्रोन कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रोन के अंदर मेटल कंपोनेंट जब कम होते हैं तो वो रेडार की पकड़ से भी दूर हो जाता है। दरअसल ड्रोन कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इसे रेडार की जो पकड़ है उसमें पकड़ पाना इसको बड़ा मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, ये दूसरे हमलों की तुलना में सस्ता होता है, चीप। इसमें आतंकी के पकड़े या मारे जाने का भी कोई रिस्क नहीं है। ड्रोन को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और यह अपने साथ 4 से 5 किलो वजन भी ले सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब आतंकियों के हाथ में ब्रह्मास्त्र जैसा ड्रोन? जानकार भी कहते हैं कि आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल चिंताजनक है। आइए सबसे पहले उन घटनाओं को देख लेते हैं जहां से ड्रोन हमले का अलार्म बजा है। शनिवार रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद जम्मू के हिकालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए। सेना के मुताबिक यहां पहला ड्रोन रविवार रात 11:45 पर नजर आया और दूसरा ड्रोन 2:40 पर देखा गया। ड्रोन को देखते ही सेना के जवानों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की। लेकिन फायरिंग के बीच ही ड्रोन गायब हो गए। इसके बाद सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश में जुट गई, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर गोली से ड्रोन नीचे गिरा होगा तो बड़ा सबूत हाथ लग सकता है। इसके लिए कैंप के भीतर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की भी जांच की गई। ये एंट्री पॉइंट है जम्मू के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान ऑफिसर्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध लगता है तो उसे पूछताछ यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्टनेस जो है वो अब जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल बीती रात मिलिट्री स्टेशन के पास जो है वो ड्रोन दिखा गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। देखिए, यहां पर एक सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ड्रोन का जब इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि उसमें मेटल कंपोनेंट कम हो जाएं तो वो बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, पकड़ में नहीं आता है। ड्रोन से सिग्नल्स को जैम किया जा सकता है, मोबाइल सिग्नल्स हो, GPS हो। ड्रोन बहुत खतरनाक है। दरअसल अब जिस ड्रोन को आतंकी इस्तेमाल करने लगे हैं उसका आविष्कार फोटोग्राफी और निगरानी के लिए हुआ था, लेकिन अब पूरी दुनिया को ड्रोन वॉरफेयर से खतरा है, क्योंकि इसके सहारे पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। तो आइए पहले आपको इस ड्रोन के बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं। ध्यान से देखिएगा। ड्रोन एक मानव रहित विमान है, सबको पता है, जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है, सर्विलांस। 1990 के दशक में, 1990 के दशक में अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री सर्विलांस के लिए करता था। इस वक्त दुनिया के कई देशों की सेनाएं सर्विलांस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं। 2019 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा सर्विलांस ड्रोन हैं और
2000 से ज्यादा अटैक ड्रोन्स खरीदे जा चुके हैं। दरअसल वर्ष 2000 से पहले तक ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी रखने के लिए होता था, मगर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलकायदा के हमले ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका ने अपने प्रीडेटर ड्रोन्स पर हथियार लगाने शुरू कर दिए। ये प्रीडेटर ड्रोन्स भारत भी खरीद रहा है। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में पहली ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के अलावा इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया, सीरिया में ड्रोन हमले किए थे और कैलिफोर्निया से इसको ऑपरेट करते थे। इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में छोटे ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया। 2018 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। पिछले साल अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग भी बड़े पैमाने पर ड्रोन से लड़ी गई। दरअसल छोटे ड्रोन्स, जिन्हें कमर्शियल ड्रोन्स भी कहा जाता है, इस साइज में काफी छोटे होते हैं और ज्यादा शोर नहीं करते। इसी वजह से आतंकियों को पसंद आ रहा है। कभी 2 दिन पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तारीख 26 जून, जगह जम्मू एयरबेस स्टेशन। शनिवार रविवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा ब्लास्ट ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान हुआ और 2 जवान घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ये पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया। अब इसकी जांच NIA, एयरफोर्स और NSG कर रही है और देश के रक्षा मंत्री की कड़ी नज़र भी इस पर है। जम्मू के एयरपोर्ट के अंदर जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया, नहीं अभी मैंने बात किया है, अभी पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे साथ राजनाथ सिंह थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो लगातार जो अपडेट है उनको मिल रहा है और फोर्स को लेकर उनको अभी भी और कई इनपुट लेने हैं और अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जानकारी या फिर जो एजेंसी है वो जानकारियां ले रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से TV9 भारतवर्ष के पास खबर है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसा हो रहा है अभी कि जो वहाँ सीज फायर है और वहाँ से आपके एम्यूनिशन, ड्रग्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है ISI और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद अल बदर, वो ड्रोन का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक ये भेज रहे हैं भारत में। हमारे सूत्र बताते हैं कि एयरफोर्स बेस पर नापाक हमले की साजिश पाकिस्तानी आर्मी ने रची थी और पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स ने इसके ऑर्डर दिए थे। बताया जाता है और अब बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मदद से इस नापाक मंसूबे को अंजाम दिया गया। हमले के कुछ ही देर बाद लश्कर के एक आतंकवादी को 6 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। जम्मू के बेलीचारना से भी 2 संदिग्धों को NIA ने हिरासत में लिया। दोनों पर आतंकी संगठनों की मदद का आरोप। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र में है, इसीलिए घटना में बेशक पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन पर नापाक साजिश यानी हमले की नापाक साजिश रचने के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स ने ही इसके आदेश दिए थे और उन्हीं के ऑर्डर के बाद ये साजिश पूरी तरीके से रची गई। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार इस साजिश को रचने के लिए LOC के पास के इलाके को चुना गया और ये दोनों ड्रोन्स को जम्मू के पास LOC से ही यानी मंगला के इलाके से ही उड़ान भराई गई, जहां से इन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया। यानी कि इस वक्त 2 मोर्चों पर पिटा पाकिस्तान भन्नाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर अमन की राह पर है, दूसरी ओर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसी बौखलाहट में अब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंकवाद को जिंदा करने की कमान लोकल हैंडलर्स को सौंप दी है। ड्रोन अटैक कोई नई बात नहीं है। 4-5 साल से इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान, गुजरात और पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स तो पहले भी आते थे। बीते 8 जून को भी जम्मू कश्मीर में ड्रोन से आई ड्रग्स पकड़ी गई। हालांकि ड्रोन से निपटने के मामले में शूट टू किल का SOP अपनाया जाता है। इसके लिए अमेरिका और इजराइल मिसाइलों का इस्तेमाल भी करते हैं। भारत भी ड्रोन के हमले रोकने में पूरी तरह सक्षम है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि भारत के पास कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम है।
जो लीड एजेंसी है ड्रोन काउंटरिंग ड्रोन के लिए या ड्रोन को मॉनिटर करने के लिए वो भारतीय वायुसेना है, और इसकी जो बना रहे हैं एसओपी वो भी भारतीय वायुसेना द्वारा ही लेड है। तो नई पॉलिसी बन रही है, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट बन रही है और वो अभी कुछ ही दिनों में शायद वो उसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पुराने जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं उसमें कई एरियाज हैं जहां पे बैन किया जाता है ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना, और ना ये एयरपोर्ट्स, एयर बेसिस, सिविल हो चाहे मिलिट्री, वहां पे इसका इस्तेमाल बैन है। बेसिकली ये 200 से 250 ग्राम तक लोड उठा सकता है, इससे ज़्यादा ये ड्रोन वेट नहीं उठा सकता है बिल्कुल भी। अगर हम बात करें ज़्यादा वेट्स के लिए तो उसके लिए दूसरे ड्रोन्स अवेलेबल हैं, वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, लाइक स्पाइडर ड्रोन, वो 1 से 1.5 किलो तक का वेट उठा सकते हैं। पर अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में बेसिकली जो ड्रोन यूज़ होते हैं वो मैक्सिमम यही ड्रोन यूज़ किए जाते हैं। अब इसे संयोग कहिए या दहशतगर्दों का नया प्रयोग, पीएम मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग की। उससे पहले ही पाकिस्तान से कश्मीर तक आतंकी एक्टिव हो गए, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने लगे। मीटिंग के 3 दिन के भीतर घाटी में 3 आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 ड्रोन साजिश के अलावा आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। दक्षिण कश्मीर में जनाजे की इस तस्वीर में दुख का दरिया भी है और थोड़ा संतोष भी। संतोष इस बात का कि अब घाटी में लोग बेखौफ हो रहे हैं। आतंकी हमले के बाद भी यहां लोग निडर होकर निकल रहे हैं। ये जनाजा एसपीओ फयाज अहमद का है, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। दरअसल पुलवामा जिले के हरिपरिगाम त्राल इलाके में आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी राजा बानो और बेटी राफिया की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया, इंसाफ की मांग होने लगी। सुबह से ही सुरक्षा बल इस पूरे इलाके का जायज़ा ले रहे हैं और ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह मिलिटेंट्स ने यहाँ पर ये वारदात अंजाम दी और एसपीओ फयाज के समेत उनकी पत्नी और बेटी की हत्या की। इस तरफ अगर मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये वही मकान है जहाँ पर कल मिलिटेंट्स ने दाखिल होकर अंधाधुंध फयाज अहमद और उनके परिवार पर गोलियां बरसाई। बाकी हम किसी को नहीं जानते कौन था, क्या था, किसने किया ये काम, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, हम इनके साथ इंसाफ ही चाहते बाकी कुछ नहीं। वारदात की जांच के लिए खुद आईजी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इस हमले के पीछे विदेशी हाथ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन फ्रंट पर काम करते हैं, हरदम से टारगेट रहे, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। श्रीनगर के पीरमपोरा में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ के जवान भी जख्मी हैं। सीआरपीएफ सेना के अधिकारी एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद हैं। भारत के दुश्मन भले ही कितनी ही साजिशें रचें, वो नाकाम होंगे, क्योंकि सरहदों की सुरक्षा की फिक्र सरकार और सेना के एजेंडे में टॉप पर है। और एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन बुरी तरह फंस गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन से लद्दाख में हैं और चीन को घेरने के लिए भारत की एक-एक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी राजनाथ सिंह जी ने LAC के पास 63 शूल खड़े किए, जिसने चीन को तिलमिला दिया है। वैसे ड्रैगन की तिलमिलाहट की बड़ी वजह रक्षा मंत्री का कड़ा संदेश भी। देखें ये रिपोर्ट। वीर
ये हिंदुस्तान के जवानों की गर्जना है जो चीन से सटे एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर गूंज रही है। यकीनन आज ये आवाज देश के दुश्मनों को बम बारूद से भी ज्यादा चुभेगी, क्योंकि भारत को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। अब हिंदुस्तानी सेना के बम, गोला बारूद, टैंक और तोप चंद घंटों में ही एलओसी से एलएसी तक पहुंच जाएंगे। तभी तो हिंदुस्तान के हुंकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जय घोष भी शामिल है और लाल सेना को उनका सख्त संदेश भी। को किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखे नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान किसी को आंख दिखाता नहीं और उसे किसी का आंख दिखाना मंजूर भी नहीं। लद्दाख की धरती से रक्षा मंत्री का दो टूक संदेश है, चाहे एलएसी हो या एलओसी, देश की सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है और भारत इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। सरहद की सुरक्षा के लिए लगातार किलेबंदी कर रहा है, ब्रिज और सड़कों का निर्माण कर रहा है। लद्दाख ये तस्वीर भी भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली और बुलंदी पर पहुंचाने वाली है। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लद्दाख में 63 परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया है। सभी 63 परियोजनाओं को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तैयार किया है। इसमें कई वैली ब्रिज और सड़कें हैं जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हैं। इन पुलों और सड़कों के निर्माण से चीन सीमा तक भारत की पहुंच और अधिक मजबूत होगी। टैंक, तोप और सेना से जुड़े सामान तेजी से लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचेंगे। मतलब साफ है, अब एलएसी के पास इन 63 सड़कों का जाल चीन का काम तमाम करेगा और ड्रैगन के गले का फंदा भी बनेगा। इस परियोजना से पूरे लद्दाख और भारत को बड़ा फायदा होगा, इसकी झलक भी रक्षा मंत्री ने दे दी। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने भी फॉरवर्ड पोस्ट के पास बने इन ब्रिज और सड़कों का जायजा लिया जो बॉर्डर पर बुलंद हिंदुस्तान के निर्माण की कहानी बयां कर रही है। देखिए नीचे मेरे कैमरा पर्सन आपको सरफेस पे दिखाएं। दरअसल ये पुल के जो टॉपिंग है या फिर इनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारे हैवी आर्मर्ड आर्टिलरी जो है वो इन पुलों से दूरगामी इलाकों में पहुंचानी हो तो उसके लिए कोई दिक्कत ना पड़े। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सड़क के इस निर्माणों से ही आप अपनी मोबिलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल भारत ने चीन को सरप्राइज दिया था अपनी मोबिलाइजेशन कर और उसी मोबिलाइजेशन को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर ही TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री ने एलएसी पर भारत की तैयारी और चीन को दिए गए सख्त संदेश में क्या कहा। कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के लिए खासतौर पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना और भारत इस गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ खुद रक्षा मंत्री जी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह जी, सर आपने काफी लंबे समय से चाहे अरुणाचल हो चाहे अभी आप नेवल लॉकयार्ड्स पे नेवल के इंस्टॉलेशन पे भी गए थे और अब सीधा आप ले लद्दाख इलाके में पहुंचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत तेजी गति से काम किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब सीमाई क्षेत्रों में जब विकसित होता है तो स्वाभाविक रूप से सीमाई क्षेत्रों का जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास होता है, वहीं हमारे सेना के जवानों को बॉर्डर पर आसानी से पहुँचना, सीमा पर रहने वाले लोगों तक अन्य जो उनकी आवश्यक उपभोग की वस्तुएं होती हैं उनका पहुंचना, यह सब सारा आसान हो जाता है। आज एक बहुत अच्छी बात कही कि पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते और हमें बहुत जरूरत है कि पड़ोसियों को समझने की कि आपको आज भी यहाँ हमारे साथ ही रहना और कल भी। इसको लेकर आपका अंदेशा क्या था? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सदियों से पड़ोसी, जो भी पड़ोसी देश हैं सदियों से रहे हैं और सदियों तक रहेंगे। इसलिए कहीं पर यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो मिल बैठकर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाला जा सकता है। यही हमारे कहने का उद्देश्य था। सर, हाल ही में WMCC की बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि और तेजी से बढ़ाया जाएगा। 12 राउंड की जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसको किया जाएगा। क्या आपको उम्मीद लगती है किस तरीके से इन चीजों को भारत सुलझा पाएगा? अब क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन WMCC यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ के, चाइना के और यहाँ के बातचीत चल रही है।
कोर कमांडर लेवल पर भी यहाँ पर बातचीत होगी। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे था सर, खासतौर पे जम्मू को लेकर, क्योंकि आपने जम्मू में खुद एयरफोर्स चीफ से या फिर वाइस चीफ से लगातार बात की, अधिकारियों से जानकारी ली, क्या कुछ आपको कहना है? आपको क्या किस तरीके की सिचुएशन है अभी? मैंने जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी सामान्य है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की अब शुरुआत कर दी है। उन्होंने बहुत शानदार बैठक रही है, अच्छी बैठक रही है, फ्रूटफुल रही है। और अब आज की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय मीटिंग के बाद हलचल तेज हो गई है। इस मामले में कल गुपकार गठबंधन के दलों की श्रीनगर में मीटिंग बुलाई गई है। ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बीच आज जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी ने भी अलग अलग मीटिंग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव तेज हो गया है। ममता ने राज्यपाल को भ्रष्ट और हवाला कांड में लिप्त रहने का आरोप लगाया। धनखड़ ने आरोपों का जवाब देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हवाला कांड में चार्जशीट में भी उनका कहीं नाम नहीं। ट्विटर की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सोशल मीडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र गायब हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ट्विटर पर पेनल्टी और 7 साल तक की सजा के अलावा साइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण मामले में दिल्ली और हरियाणा से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती थी। खाते में 1,70,00,000 रुपए जमा कराए जाने का पता चला है। गिरफ्त में आए इरफान शेख, अब्दुल्ला मन्नान और भोला की दिल्ली दंगों में भी भूमिका बताई जाती है। श्रीनगर के पीरमपोरा में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। एक आतंकी ढेर, 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ के जवान भी जख्मी। ममता बनर्जी के आरोपों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जवाब। ममता के सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। मुझे उनसे नहीं थी ऐसी उम्मीद। ममता ने भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। ट्विटर ने वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाया। मैप ने जेएनके और लद्दाख को दिखाया था देश से बाहर। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र ने किया राहत पैकेज का ऐलान। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी। यूपी धर्मांतरण मामले में 3 और गिरफ्तारी। यूपी एटीएस ने दिल्ली हरियाणा के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी उमर गौतम, जहांगीर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।